आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। गोल्ड की बात हमने की, लेकिन जरा डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं। जिक्र करेंगे क्रिप्टो करेंसियों का, जिसमें बहरान देखा जा रहा है। बात करें डिजिटल गोल्ड बिटकॉइन की, तो सिर्फ इसकी कदर 4 माह के दौरान अब आधी रह चुकी है। फिर दीगर क्रिप्टो करेंसीज को देखा जाए, ज़ाहिर है इसका इफेक्ट दीगर करेंसीज पर भी आता है। उसकी सूरत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पहले ब्लॉकचेन करेंसियों को गैर कानूनी समझा जाता था, लेकिन हालिया कुछ अरसे में हुकूमत ने इसकी तरफ तवज्जो दी है। फिर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई, फिर डिजिटल असासों को लाइसेंस और निगरानी के लिए वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी तश्कील दिया गया। बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने की बात भी की जा रही है। बिलाल बिन साकिब के हवाले से आपको बताएं कि उनके मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद क्रिप्टो सार्फिन इस वक्त मौजूद हैं। प्रोग्राम में हम क्रिप्टो करेंसियों के हवाले से बात करेंगे, इस क्राइसिस पर बात करेंगे। हमारे साथ शामिल होंगे क्रिप्टो एक्सपर्ट सलमान रशीद साहब और फैजान हारून भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी की कदर में जबरदस्त कमी, एक हफ्ते में 20% तक कमी रिकॉर्ड। डिजिटल गोल्ड समझा जाने वाला बिटकॉइन भी गिरावट का शिकार, $70,000 की सतह से नीचे आ गया, जो अक्टूबर 2025 में $1,26,000 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया था। सिर्फ 4 माह के दौरान ही BTC अपनी आधी कदर खो चुका। दीगर क्रिप्टो करेंसियों इथेरियम, BNB और XRP में भी जबरदस्त कमी देखी गई। माहिरीन के मुताबिक क्रिप्टो मार्केट में मंदी की बुनियादी वजह आलमी मौशी दबाव और मरकजी बैंकों की जानिब से शरह सूद में इजाफा है, जिसके बाइस सरमायाकार रिस्क से बचने की हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं और अपनी सरमायाकारी गोल्ड जैसे निस्बतन महफूज असासों की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक में क्रिप्टो करेंसियों से मुताल्लिक सख्त रेगुलेटरी इक़दामात और मुमकिना पाबंदियों की खबरों ने भी मार्केट पर मनफी असर डाला है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रेजरी के पास क्रिप्टो मार्केट को मुस्तहकम करने का इख्तियार नहीं। कुछ माहिरीन ने दुनिया में गैर यकीनी की सूरत हाल में सोने की खरीदारी में इजाफे से भी क्रिप्टो करेंसियों के बहरान को जोड़ा। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल प्रॉफिट टेकिंग के अमल के बाइस है। क्रिप्टो करेंसियां माजी में भी ऐसे बहरान का सामना कर चुकी हैं। 2014, 2018, 2021 और फिर 2022 में बड़े क्रैश का सामना किया। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट है सलमान रशीद साहब, और साथ में हमारे साथ फैजान हारून साहब भी होंगे। सलमान साहब, मैं पहले आपकी जानिब आता हूँ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसियों की कदर में ज़बरदस्त कमी देखी जा रही है, और ऐसा पहले भी देखा गया है। 2014 हो, 2018 हो, 2021 हो, ऐसा होता है 3-4 साल के बाद। तो मार्केट को अगर देखा जाए तो बिटकॉइन $70,000 से भी नीचे आ गया, यानी कि अपनी आधी वैल्यू पे आ गया है। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या वाकई ये कोई प्रॉफिट टेकिंग के अमल के साथ इसको जोड़ा जा सकता है? जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम पूरे इकोसिस्टम को देखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को देखते हैं, तो वहाँ पे कम्प्लीटली हमें कैओस और वॉलेटिलिटी बहुत हाई इंडेक्स पे नज़र आती है। लेकिन क्रिप्टो को अगर स्पेसिफिकली और बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं, तो हमें ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में देखना होगा, क्योंकि अब इस एसेट क्लास को हम आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इसको मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशंस या फाइनेंशियल मार्केट्स की चल रही हैं, हमें उसमें देखना होगा। फॉर एग्जांपल लास्ट क्वार्टर 2022 से हमने ये देखा कि बिटकॉइन 16,000 पर ये था, और वहाँ से इसने रैलीज़ को स्टार्ट किया। फिर 126,000 तक गया, जिसके अंदर ETF के फ्लोज भी आए, ETFs की मंजूरी भी हुई। डिफरेंट बिटकॉइन के अलावा ऑल्टरनेट कॉइन्स हो, ऑल्ट्स कॉइन्स जिसको हम कहते हैं, उनके अंदर भी। लेकिन फिर हमें ये देखने को भी मिला, अभी रिसेंट जो कपल ऑफ फैक्टर्स हमें मार्केट के अंदर देखने को मिले हैं, जिसमें अभी रिसेंटली जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल भी हमें देखने को मिला। उसने भी काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस में इजाफा कर दिया कि सतोशी नाकामोटो शायद वो होंगे। उससे भी मार्केट के अंदर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी फैली। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स और आते हैं, जहाँ पे हमारे पास गोल्ड और सिल्वर, उनके अंदर भी हमें एकदम गिरावट देखने को मिली थी। इवन गोल्ड के अंदर हमें 20% का ड्रॉप देखने को मिला, सिल्वर के अंदर नियरली 40% का ड्रॉप देखने को मिला। तो इन एसेट्स को, जिनको हम सेफ हेवन्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, जब उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती है, तो फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैनिक सेलिंग में और अपनी पोजीशंस को बेहतर करने के लिए वो जो रिस्क ऑन एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्रिप्टो है या बाकी फाइनेंशियल एसेट्स जिसमें स्टॉक्स भी आ जाते हैं, उनको भी शेव ऑफ करना शुरू कर देते हैं, उनकी भी सेलिंग करते हैं। तो एक फैजान साहब को मैं फैजान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। फैजान साहब, जैसा कि सलमान साहब भी फरमा रहे हैं, अब जाहिर है प्रॉफिट टेकिंग भी एक बड़ी वजह है, लेकिन जिस तरीके से लोग गोल्ड पे ट्रस्ट करते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हों, कुछ भी हो दुनिया में, जो गोल्ड पे ट्रस्ट है वो लोगों का कायम रहता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोल्ड की वैल्यू गिरी ज़रूर, लेकिन वो फिर सस्टेन कर जाती है, फिर बढ़ जाती है। तो क्या वाकई इस वक्त लोग क्रिप्टो पे उस तरीके से ट्रस्ट अभी भी नहीं करते? आपको लगता है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जैक्टली, इट्स ट्रू। यही बात है कि इट्स ऑल अबाउट कन्फ्यूजन। इट इज़ एज सिमिलर एज वी सी द इन्वेस्टर्स
जैसे पाकिस्तान की बात करें तो इन्वेस्टर आपका क्यों छोड़ के चला जाता है? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। इंस्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एज अ रिजल्ट कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से इस तरह की स्टेटमेंट्स या इस तरह के डाउट्स मार्केट में या मीडिया पर गर्दिश कर रहे होते हैं। इसी तरह भी आप जब तक कन्फ्यूजन प्रिवेल करेंगे, बिटकॉइन लो रहेगा। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि आप काम रहें, आप पेशेंस में रहें और मार्केट को समझें। मार्केट को समझे। सलमान साहब, ज़रा मैं पाकिस्तान की तरफ आता हूं, फिर हम दीगर जो इससे जुड़े टॉपिक्स हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। अब पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए ना, तो वो जो वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको तश्कील दिया गया। सबसे पहले मैं ज़रा आपसे जानना चाहता हूं, हमारे नाज़रीन को बताएं इससे क्या तब्दीली आई, क्या चेंज आया है पाकिस्तान को लेकर, अगर हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो? करंटली तो अभी उस तरह से हमें टेबल के ऊपर ही ये सब डिस्कशंस नज़र आ रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होती तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इन सब इनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट किसी भी फाइनेंशियल एसेट क्लास के अंदर होता है कि हमारी कस्टमर की सेफ्टी हो, उनके फंड्स की सेफ्टी हो, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब रेगुलेशंस आएँ। करंटली हमारा जो स्टेट बैंक है या SECP है वो इसके ऊपर काम कर रहा है, और क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, प्रूफ ऑफ रिजर्व होते हैं, एक्सचेंजेस को आपने स्क्रूटनाइज करके उनको प्रॉपर आपने लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर लेके आना होता है, काफ़ी सारे इसमें फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो करंटली उसी के ऊपर ही काम चल रहा है, लेकिन जब तक ये सब चीज़ें हो नहीं जाती, कंज्यूमर का उस तरह से इंटरेस्ट या उस तरह से वो उनका जो डेवलप उन्होंने करना होता है, अपना पूरी तवज्जो के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, वो नहीं कर पाते, और उस वजह से और इसके अलावा जैसे कि आप रेगुलेशंस का जिक्र कर रहे हैं, क्या एक वजह रेगुलेशंस भी हैं दुनिया के दीगर ममालिक में? ज़रा आप बताइएगा अभी किन ममालिक में रेगुलेशंस होती जा रही हैं क्रिप्टो को लेकर, और क्या ऐसा ही है कि जब रिस्ट्रिक्ट किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो क्रिप्टो की वैल्यू है वो कम होती है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2016 से हूँ, तो 2017 में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो को लीगल कर दिया गया था। तो उस लीगलिटी की वजह से हमें बहुत जल्दी एक्सपोजर इस मार्केट के अंदर मिल गया था, और हमें पता चल गया था कि मार्केट काम कैसे करती है। अगरचे उस टाइम इतने ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स नहीं होते थे, गिने चुने होते थे, लेकिन फिर भी जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आ जाते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ जाती है। एक इन्वेस्टर को, एक बड़े इन्वेस्टर को सिर्फ यही चाहिए होता है कि उसके फंड्स जो हैं वो सेफ़ रहें। अगर कोई एक्सचेंज जो है उसमें कोई हैक होता है, कोई चीज़ होती है, तो जो भी उनका इदारा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, उसकी तरफ से उनको प्रोटेक्शन मिले। ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है, और इसकी वजह, और इसके अलावा एजुकेशन की, जैसे फैज़ान भी बात कर रहे थे, एजुकेशन की बहुत कमी है। जब ये चीज़ों की कमी होती है तो फिर लॉसेज जो हैं वो लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा फैज़ान साहब, अगर एक फ्रेमवर्क बना लिया जाता है इस हवाले से क्रिप्टो के, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में फैज़ान साहब कितना पोटेंशियल है? क्या मुआशी तौर पर भी हमें कोई फ़ायदा हो सकता है इस क्रिप्टो करेंसी से? बिल्कुल हो सकता है। आप एक बिगर पिक्चर में जब किसी मुल्क के हालात को देखते हैं तो मानना, तस्लीम करना बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक में एक निचली सतह पर है, जबकि एक बड़ी ख्वाहिश के साथ या मुस्तकबिल के साथ जब उसको संवारने की बात की जाए तो देखा जाए तो बिल्कुल हम बैंकिंग सेक्टर को अपने साथ शामिल करके, हुकूमतों को, इदारों को अपने साथ शामिल करके इस मुल्क को एक अच्छे मकाम पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ और डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के साथ एक कामयाब मुल्क बना सकते हैं, जिसकी हम गुज़िश्ता कई सालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं हुकूमती इदारों से कि हम जैसे नौजवान इंसानों को मौका दिया जाए साबित करने के लिए कि पाकिस्तान में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके अंदर शऊर है, उनके अंदर जो है वो एक जज्बा है ख़ुद को और मुल्क को साबित करने का कि पाकिस्तान किसी टेक्नोलॉजी के हिसाब में किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, और इसकी इंपॉर्टेंस हम इसी से समझ सकते हैं कि आज हम गोल्ड के साथ क्रिप्टो को भी डिस्कस कर रहे हैं। सलमान साहब, जैसा कि फैज़ान साहब भी फरमा रहे हैं, ज़ाहिर है इसकी इंपॉर्टेंस अब बहुत बढ़ गई है, लेकिन थोड़ा सा हम ये भी समझना चाहते हैं, ज़ाहिर है लीगल फ्रेमवर्क के साथ साथ अगर हम इस साइड पे देखा जाए, बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात भी लगते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल किया जाता है। आपको लगता है कि ऐसा है या ये सब एक एग्जैजरेशन है, सिर्फ ये बातें हैं, ऐसा हो नहीं रहा? नहीं, इसमें रियलिटीज़ भी बिल्कुल हैं, और जैसे मोस्ट रिसेंटली अभी रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, रशिया और यूएस की टसल भी चलती रहती है, तो बहुत सारी ऐसी सैंक्शंस थी जो यूएस ने रशिया के ऊपर लगाई हुई थी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मीडियम को यूज़ करते हुए रशिया को फंडिंग भी मिली,
सिमिलरली अगर आप किसी भी और इंडिविजुअल लेवल्स पे भी जाते हैं, इंडिविजुअल ह्यूमंस पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी इस चीज़ को बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि वेब3 का पूरा इकोसिस्टम है। और वेब3 का जो इकोसिस्टम है उसमें आप एक तरह से एनोनिमस रह के भी अपनी ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। OTC डील्स होती हैं, ओवर द काउंटर डील्स होती हैं, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड नहीं होती हैं। तो बैक एंड पे आप बिल्कुल इन चीज़ों को कर सकते हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज को पता लगे बगैर ये हो सकती हैं, और ये होता भी है। नहीं, लेकिन सलमान, सिक्योरिटी एजेंसीज को पता लगे बगैर कैसे? ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो अब तो ज़्यादा ट्रेसेबल है कैश के मुकाबले में? बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रेसेबल है अगर आपको ट्रेस करना आता हो और आपके पास वॉलेट एड्रेसेस हों। लेकिन अगर किसी के पास एनोनिमस हो के वॉलेट एड्रेसेस को यूज़ करता है, जिसमें आप मास्किंग कर सकते हैं, इस तरह आप जो प्राइवेसी का एक इकोसिस्टम है उसको यूज़ करके आप अपने जो वॉलेट एड्रेसेस हैं उसको हाइड भी कर सकते हैं। तो अगर आप VPN लगाते हैं, अपनी IP भी चेंज कर लेते हैं और आप फंड्स एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कन्वर्ट करते हैं, सेंड करते हैं, तो उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता जब तक आपको वॉलेट एड्रेस नहीं मिल जाता। तो ये Web3 का एक सिस्टम है जो कि Web2 जो करंटली हम यूज़ करते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे बिल्कुल इसमें लूप होल्स हैं और इसी की वजह से अभी बहुत सारी रेगुलेशन जैसे माइका लेके आए यूरोप के अंदर, और बाकी कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, और यही हिंड्रेंस है ग्लोबली रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अच्छा फैज़ान, यहाँ पर ज़रा, क्योंकि हम पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर लाइसेंस भी जिस तरीके से दिया गया उसकी बात भी हुई, फिर इस अथॉरिटी की जो तश्कील दी गई, ज़रा सा मुझे ये भी बताएं, जब हम रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं, क्या वाकई रेमिटेंसेस के लिए क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में गेम चेंजर साबित हो सकती है फैज़ान? एग्जैक्टली बिल्कुल हो सकती है। अगर आप इसकी एक मिसाल भी लें तो USA में ATM मशीन्स लगाई गई थी, जिसकी वजह से एक डिफरेंट शिएट आपने इंटरलिंक करते हुए पाकिस्तान के लिए भी एक इनिशिएट लिया था कि बिल्कुल यहाँ पे पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल बननी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आपको जो है वो रुजू करना चाहिए, उसकी तरफ अपने आप को लेके जाना चाहिए। तो बिल्कुल रेमिटेंस जब पाकिस्तान में वसूल होंगी क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन या डिसेंट्रलाइजेशन की मद में, तो पाकिस्तान को तरक्की करने में कोई भी ममालिक नहीं रोक सकता, वो चाहे अमेरिका हो या वो चाहे कोई भी मुल्क। सही। और सलमान, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप इस बात को भी क्लियर करें। ज़ाहिर है हमारी ऑडियंस इस वक्त वो ऑडियंस भी है जो क्रिप्टो के बारे में इतना नहीं जानती। थोड़ा सा हम ये समझना भी चाह रहे हैं कि क्रिप्टो के पीछे ज़ाहिर है ना कोई हुकूमत होती है, ना कोई रिजर्व्स होते हैं। क्रिप्टो की कदर किस तरीके से तय की जाती है कि क्रिप्टो करेंसी की कदर क्या है? जी बिल्कुल, इसमें मेन चीज़ ये समझने वाली है कि क्रिप्टो, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं इसको सिर्फ यही समझते हैं कि इसको सिर्फ बाइंग और सेलिंग यही एक चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिटकॉइन को अगर आप समझेंगे तो ये दुनिया की पहली पब्लिक ब्लॉकचेन है, और इसको बनाया इसलिए गया था कि इसको मोड ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाए। एक बिटकॉइन को पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जाए, अगर आप फ्यूल पंप पे जा रहे हैं, अगर आप ग्रॉसरीज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको एज अ पेमेंट मेथड यूज़ कर सकें। लेकिन क्योंकि इसके ब्लॉक का साइज थोड़ा डिफरेंट होता है, 10 मिनट्स लगते हैं ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में, तो उसलिए वो ट्रांजेक्शन रेल्स पे नहीं जा सका। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट पब्लिक लेजर के तौर पर सामने आया और इसने जो बाकी हमारा Web2 का सिस्टम था उसको काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी और उसके सामने आकर खड़ा हो गया कि बहुत सारी जो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती थी वो नहीं लग पा रही थी, क्योंकि कंट्रोल नहीं था गवर्नमेंट्स का इसके ऊपर, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो यहाँ से इसके स्टोर ऑफ वैल्यू की तरफ इसको लेके जाया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये वो वैल्यू नहीं कर पाया है जो कि गोल्ड की है। तो हम इसको कंपैरेटिवली जो हमारे पास जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं, टेक स्टॉक्स होते हैं, हम उसकी बकेट में इसको रखते हैं, रिस्क ऑन साइड पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है सलमान रशीद साहब, आपका भी शुक्रिया। फैज़ान हारून ने भी हमें ज्वाइन किया, और सबको ये इंतज़ार है कि अब क्रिप्टो में अगला बुल रन किन कंडीशंस पर आएगा।